हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के 17 अगस्त 2020 के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी हेडलाइंस को कवर किया जाएगा जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक देता है। यानी आप अपने आप को इतना सरल बनाइए कि आप दूसरों की मदद कर सकें। यानी कि जो भी लोग परेशानी में होते हैं आप उनको सही रास्ता दिखा सकें, उनको एडवाइस दे सकें। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद विनम्र होंगे, आपका स्वभाव सरल होगा। इसलिए आप कभी भी अपने आप को सहज रखें और सरल भाव में रखें। इससे क्या होगा कि आपका मन भी शांत रहेगा। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपका और मन लगेगा, पढ़ाई वगैरह करते हैं तो आप उसमें और एक्टिव रहेंगे। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो जीवन में हमेशा काम आती हैं। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि कश्मीर में बनेगी सरकार, सभी दलों को एक साथ लेने की तैयारी। चुनाव से पहले राज्य में वैकल्पिक संयुक्त सरकार का बन सकता है खाका। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। दूसरी न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री ने किया डिजिटल नेशनल हेल्थ मिशन का आगाज। देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर चल रहा है काम और वैज्ञानिकों की हरी झंडी का इंतजार। ये सारी जो न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यानी 15 अगस्त के भाषण में बोला है। तीसरी न्यूज़ है कि फेसबुक को लेकर आमने सामने अब कांग्रेस और भाजपा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कश्मीर में बनेगी सरकार, सभी दलों को एक साथ लेने की तैयारी। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के बंधन से मुक्त करने के बाद अब वहां एक नया प्रयोग हो सकता है। इसके तहत राज्य के नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं। इन सलाहकारों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। कहने को तो ये उपराज्यपाल के राजनीतिक सलाहकार होंगे, लेकिन इनके पास विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी भी होगी। अगर यह प्रयोग परवान चढ़ता है तो उपराज्यपाल का सलाहकार मंडल एक वैज्ञानिक संयुक्त सरकार का रूप ले सकता है। जम्मू कश्मीर से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि राज्य के राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीटों के परिसीमन और उसके बाद विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं किया जा सकता है। अगर राजनीतिक प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं की जाती है तो विधानसभा चुनाव के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने किया डिजिटल नेशनल हेल्थ मिशन का आगाज। अब देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा। सरकार की पर्ची से लेकर जांच की रिपोर्ट तक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर आसानी से देखी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसके लिए देशव्यापी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के आगाज का ऐलान किया है। उनके अनुसार भारत के हेल्थ सेक्टर में ये नई क्रांति लाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने का भरोसा भी दिया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसमें इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही सुविचारित रूप से उपयोग किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी जो उसके लिए बैंक खाते की तर्ज पर स्वास्थ्य खाते रूप में काम करेगी। किसी भी व्यक्ति की बीमारी और उसके इलाज का ब्यौरा इस आईडी में दर्ज किया जाएगा। हेल्थ आईडी देखकर डॉक्टर मरीज के पुराने सारे इलाज, ली गई दवाइयां और जांच की रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। किसी दुर्घटना या इमरजेंसी में हेल्थ आईडी की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि फेसबुक को लेकर आमने सामने भाजपा और कांग्रेस। फेसबुक को लेकर आमने सामने कांग्रेस और भाजपा। पिछले कुछ महीनों से सरकार पर हमलावर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब फेसबुक के सहारे निशाना साधा है। अमेरिकी मीडिया में फेसबुक को लेकर छपे एक लेख के सहारे केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे आर्टिकल को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण करते हैं और इसके सहारे झूठी खबरों व नफरत
फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे हारे हुए जो लोग खुद अपनी पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, वे शिकायत करते रहते हैं कि पूरा विश्व भाजपा और आरएसएस के नियंत्रण में है। भाजपा की ओर से राहुल के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि सच्चाई यह है कि ठीक चुनाव से पहले भाजपा के समर्थकों के सैकड़ों पेजों को फेसबुक ने बंद कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल में फेसबुक पर आरोप लगाया गया है कि वह भारत में सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं के प्रति उदार है और उनकी हेट स्पीच को दंडित नहीं किया जाता है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है ट्रंप ने दिए संकेत, टिकटॉक के बाद अलीबाबा का नंबर। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध के बाद अगला नंबर दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा का हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि क्या सरकार अलीबाबा और चीनी स्वामित्व वाली कुछ कंपनियों पर भी शिकंजा कसने जा रही है। इस पर ट्रंप ने कहा, ठीक है, हम और भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। हाँ, यह हो सकता है। ट्रंप प्रशासन चीनी कंपनियों पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। चीनी ऐप टिकटॉक की मूल कंपनी वाइट डॉन्स को अपना अमेरिकी कारोबार बेचने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 90 दिनों का वक्त दिया है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जल्द होगी बड़ी घोषणा और खेती वही जो बाजार के मन भाई। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है कि देश में डिजिटल भुगतान की पैठ जिस तरह बढ़ रही है और उपभोक्ता इसे अपनाने लगे हैं, उसे देखते हुए अब इसके अगले चरण की तैयारी है। यह है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी अन्य माध्यम से डिजिटल लेन देन संभव हो सकेगा। वैसे तो आरबीआई ने पिछले दिनों मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए इस बारे में ऐलान किया था, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस बारे में तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका फायदा यह होगा कि जहां अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहां इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर है, वहां भी डिजिटल भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में गठित समिति ने हाल ही में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ ही वित्त मंत्रालय व सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया है। जिस तरह केंद्र सरकार के स्तर पर जनधन खाता और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है, उसी तर्ज पर ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को भी आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की बात आगे बढ़ सके। दूसरी न्यूज़ है खेती वही जो बाजार के मन भाई। उत्पादन में भरपूर बढ़ोतरी के बावजूद लाखों किसानों की आजीविका की राह आसान नहीं है। ऐसे में उनके कदम अब वैसी खेती की ओर बढ़ने लगे हैं जिसकी बाजार में मांग है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख को देखते हुए भारतीय कृषि की दिशा भी बदलने लगी है। परंपरागत खेती की तरफ लौटने के साथ कई जगहों पर जैसी मांग वैसी खेती होने लगी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार में केले जैसी गैर परंपरागत फसल की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर और अलीगढ़ के एक बड़े हिस्से में गाजर की सामूहिक खेती हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का बेहतरीन नमूना है। बिहार में छोटी बड़ी नदियों का जाल है। राज्यों में हजारों तालाब और जलाशय हैं, जिसे मछली पालन का एक बड़ा केंद्र बनाने की मुहिम परवान चढ़ने लगी है। आम के निर्यात में अभी तक गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे पश्चिमी व दक्षिण राज्य ही आगे रहते थे, लेकिन कोविड-19 के दौरान उत्तर प्रदेश से आम का निर्यात उत्साहजनक रहा है। यहाँ से हरी सब्जियों के निर्यात की शुरुआत भी कुछ किसान समूहों ने की है। ऑर्गेनिक फसलों के साथ फल, फूल और सब्जियों की मांग घरेलू बाजार के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जबरदस्त रूप से बढ़ी है। ऐसे गैर परंपरागत फलों की खेती भी घरेलू किसानों ने शुरू की है, जो अभी तक आयात होते रहे हैं। इस तरह की खेती में पूर्वोत्तर के राज्यों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर यानी पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दोहरे मानदंड। प्रशांत भूषण मामले में विचार
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तर्क दिए जा रहे हैं। बेशक यह जनतंत्र का मूलाधार है, लेकिन यह असीम नहीं है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। दूसरी न्यूज है, यानी आर्टिकल है, खुद को बदनाम करने वाला काम। क्या बेंगलोर में हिंसा करने वाले खुद के बारे में यह दावा कर सकते हैं कि वे पैगंबर साहब के दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं? इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है इस्लामिक मामलों के जानकार रामिश सिद्दीकी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है छिछली राजनीति। पत्रकारिता का एक हिस्सा जिस तरह एक तरफ यानी कि पक्ष लेकर अब न्यूज़ प्रसारित करता है, उन्हीं सब पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दोहरे मापदंड। स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान का आधारित लक्षण है। संविधान निर्माताओं ने इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई रक्षोपाय किए हैं। इसके साथ विधायिका और कार्यपालिका संवैधानिक व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। बीते दिनों वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का आरोप सही पाया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि भूषण की टिप्पणियां केवल 1-2 जजों पर हमला नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के पिछले 6 वर्ष के कामकाज पर हमला है। कोर्ट ने कहा, यदि ऐसे हमलों से सख्ती से नहीं निपटा गया तो विश्व बिरादरी में राष्ट्रीय सम्मान और गरिमा पर प्रभाव पड़ सकता है। न्यायपालिका के प्रति आम जनता का विश्वास भी कम होगा। फैसले के बाद भूषण के पक्षधर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर स्वतंत्र बहस को बाधित करने वाला बताया है। कुछ एक टिप्पणीकार अवमानना कानून को ही व्यर्थ बता रहे हैं, तो कई फैसले के पक्ष में भी हैं। खासी बहस निकली है। माकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि असहमति और विचार विभिन्न लोकतंत्र के अंग है। भूषण मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के तर्ज पर दिए जा रहे भाषण हैं। बेशक यह जनतंत्र का मूलाधार है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे असीम नहीं बताया है। अनुच्छेद 19(1)(a)(8) के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसी खंड के 2 में इसका संयम है कि उपरोक्त खंड 1 की कोई बात प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायालय अवमान और अपराध प्रेरण पर विधिक कार्रवाई या नई विधि बनाने से भी नहीं रोकेगी। मूलभूत प्रश्न है कि क्या बेंगलोर के पी नवीन की आपत्तिजनक टिप्पणी को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान सकते हैं? संवैधानिक जनतंत्र संस्थानों से चलता है। संस्थानों के उत्कृष्ट कामकाज से जन विश्वास बढ़ता है। राजनीतिक कार्यपालिका की आलोचना होती है, ऐसा होना भी चाहिए। इस प्रसंग में उदारता की बातें भी चली हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि न्यायाधीशों या कोर्ट की आलोचनाओं में उदारता दिखानी चाहिए, पर ऐसी उदारता नहीं कि न्यायपालिका की नींव पर होने वाले दुर्भावपूर्ण हमले से वह निपट सकें। भूषण सारी बातें बेहतर जानते हैं। उन्हें यह भी पता है कि कोर्ट के विरुद्ध राजनीतिक प्रकृति की बयानबाजी अनुचित है। वह तो खुद न्याय व्यवस्था का हिस्सा है। अवमानना का यह पहला मामला नहीं है। कोर्ट का आदेश न मानने पर भी अवमानना के मामले चलते हैं। बेशक यह मामला भिन्न प्रकृति का है, मगर कन्न का अवमान मामला ऐसा ही था और वह उसका समर्थन कर चुके हैं। एक जैसे मामलों में 2 मापदंड नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल, खुद को बदनाम करने वाला काम। चंद रोज पहले बेंगलुरु की सड़कों पर भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई। भीड़ ने कांग्रेस के एक विधायक के घर में तोड़फोड़, आगजनी की और इलाके में कई वाहनों और एटीएम को तोड़ने के साथ साथ पुलिस थाने पर भी पथराव किए। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोलीबारी में 3 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। सोशल मीडिया पर हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर लिखी गई एक आपत्तिजनक पोस्ट इस हिंसा की वजह बनी, जो कांग्रेस के दलित विधायक के रिश्तेदार ने की थी। यह पहली बार नहीं है जब ऐसे मामलों में मुस्लिम समाज की इस तरह की उग्र प्रतिक्रिया देखने को मिली हो। न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में मुस्लिम समाज की ऐसी हिंसक प्रक्रिया देखने को मिलती रही है, चाहे वह डेनिश अखबार के कार्टून का मामला हो या सलमान तासीर या सलमान रुश्दी का। कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बात उठती रही है कि क्या इस निंदा से जुड़ा कोई मामला कठोर दंड का हकदार है या फिर निजी स्वतंत्रता के दुरुपयोग का। दुनिया भर में लोग जानना चाहते हैं कि कुरान और हदीस
ऐसे हालात के अपने अनुयायियों से क्या उम्मीद करते हैं? क्या हिंसक जवाब ही इसका उत्तर है। हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का में थे तब उनका और उनके अनुयायियों का विरोध चरम सीमा पर पहुंच चुका था। न सिर्फ अपशब्द बल्कि हर प्रकार के शारीरिक कष्ट सहने के बावजूद पैगंबर साहब और उनके साथी किसी तरह के प्रतिशोध या हिंसक प्रक्रिया में संलग्न नहीं रहे। जब मक्का में रहने वाले हालात पूरी तरह असहनीय हो गए तो मोहम्मद साहब और उनके साथी वहां से मदीना चले गए। मदीना में एक महिला रहती थी जिसका नाम अरवता बिन्त हरब था। उसे जब भी अवसर मिलता वह हजरत मोहम्मद साहब के पीछे जाती और उन्हें मधुम कहकर अपमानित करती। मधुम का अर्थ मोहम्मद शब्द के ठीक विपरीत होता है। जहां मोहम्मद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसनीय, वहीं मोहम्मद का अर्थ होता है निंदनीय। जब पैगंबर साहब के साथी उसे ऐसा कहते सुनते तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते। इस पर पैगंबर साहब अपने साथियों से कहते कि तुम बुरा मत मानो, क्योंकि वह किसी मधुम का अपमान कर रही है और मेरा नाम तो मोहम्मद है। पैगंबर साहब ने हमेशा इसी तरह उत्तेजक स्थिति को शांत किया और यही उदाहरण सबके लिए छोड़ गए। जीवन में कुछ भी हासिल करने का रास्ता हिंसक मार्ग से होकर नहीं जाता। पैगंबर साहब के समय में अरब एक विषम भूभाग था, न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि पैगंबर और उनके साथियों ने जिस तरह विरोध सहा उस कारण से भी। लेकिन ये दोनों ही कारण पैगंबर साहब को क्षमा और करुणा की सीख देने से नहीं रोक पाए। उन्होंने कभी किसी प्रकार के विरोध के खिलाफ आक्रोश के रास्ते को नहीं चुना। आज मुस्लिम समाज को भी पैगंबर साहब की धैर्य की सीख को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तीसरा आर्टिकल है छिछली राजनीति। देश दुनिया में पत्रकारिता का एक हिस्सा किस तरह कौवा कान ले गया की तर्ज पर खबरें गढ़ने में लगा है, इसका ताजा उदाहरण है कि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की वह खबर जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने तेलंगाना के विधायक राजा सिंह की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने से इसलिए आनाकानी की क्योंकि वह भाजपा के हैं। एक खास एजेंडे के तहत लिखी गई इस खबर का आधार बना फेसबुक के किसी अनाम गुमनाम कर्मचारी का यह कथित कथन कि कंपनी ने राजा सिंह की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने से इसलिए गुरेज किया क्योंकि उसे अपने व्यावसायिक हितों की चिंता थी। इस अखबार को पढ़कर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि राजा सिंह भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं और वह तेलंगाना के साथ साथ भारत सरकार की रीति नीति तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाते होंगे। औरों का पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने यह आरोप उछालने में देर नहीं की कि फेसबुक को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नियंत्रित कर रहे हैं। यह उतना ही हास्यास्पद है जितना अमेरिकी अखबार की ओर से यह साबित करने की कोशिश कि राजा सिंह भाजपा के इतने बड़े नेता की फेसबुक की उनकी आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में 2 न्यूज़ हमारे लिए। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन और महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। पहली न्यूज़ है भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का रविवार को मेदांता हॉस्पिटल में किडनी के इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने शाम 4:15 बजे अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दोपहर में 2 बजे हापुड़ में ब्रज घाट पर किया गया। उनके निधन पर प्रदेश में 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राजधानी लखनऊ और गृह जिले हापुड़ में सोमवार को राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर शोक जताया है। दूसरी न्यूज़ है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर संन्यास की घोषणा की। 15 अगस्त को शाम 7:29 पर धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। कभी कभी फिल्म में साहिर लुधियानवी की नज्म पर मैं पल दो पल का शायर हूँ गाने को महेंद्र सिंह धोनी गा रहे थे। धोनी के दोस्त रैना ने रविवार को उसी तरह एक वीडियो जारी किया जिसके बैकग्राउंड में बजरंगी भाईजान का कुछ तो बता जिंदगी चलता है। रैना ने अपने पत्र में लिखा कि बहुत सारी मिश्रित भावनाओं के साथ मैं अपने संन्यास का ऐलान कर रहा हूँ।
बहुत ही छोटी उम्र से इस लड़के ने अपने शहर की हर गली नुक्कड़ में क्रिकेट को जिया है और तब जाकर टीम इंडिया में प्रवेश किया। मुझे सिर्फ क्रिकेट ही पता था और वही खेलना आता था। महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास कई नई उम्मीदें लेकर आएगा महेंद्र सिंह धोनी के लिए, क्योंकि अब वो हर क्षेत्र के लिए आज़ाद हो गए हैं। हाँ, लेकिन वो अभी आईपीएल में खेलते रहेंगे। तो ये आज का यानी 17 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।